हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम टू माय डिफेंस चैनल। अच्छा, 2019 में जो हुआ हमारे फाइटर पायलट अभिनंदन के साथ, उसको पूरे देश ने समझने की कोशिश की। मुश्किल ये है समझना कि कैसे इंडिया जैसे सुपर पावर के पास इतने एडवांस फाइटर जेट्स होते हुए भी पाकिस्तान समहाउ डाउन्ड वन ऑफ आवर फाइटर जेट्स। पाकिस्तान ने MiG-21, जो कि काफ़ी पुराना इंडिया का फाइटर जेट है, उसको गिरा दिया। आज मैं इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा सिंपलेस्ट टर्म्स में, ताकि हम सबको हर एक छोटी छोटी बात समझ में आ सके। अच्छा, तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले दिस टर्म, ये जो है लिखा हुआ बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। देखिए, जब भी ये एयर कॉम्बैट शुरू होता है, आसमानी लड़ाई शुरू होती है, तो लड़ने के दो तरीके, ठीक है, दोनों एक एक करके समझिएगा दोनों तरीकों को। पहला तो है बियॉन्ड विजुअल रेंज। यहाँ पे दोनों फाइटर पायलट्स एक दूसरे को देख नहीं सकते, यानी कि दोनों फाइटर पायलट्स हो सकता है एक दूसरे से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा दूर हों और वहीं से अपनी अपनी मिसाइल्स फायर कर दें। और दूसरा होता है, जिसका इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कोई खास मतलब है नहीं, फिर भी बोल देता हूँ, दूसरा होता है डॉग फाइट। अच्छा, ये डॉग फाइट कब आता है? डॉग फाइट तब आता है जब दोनों ही फाइटर प्लेन्स एक दूसरे को अब देख सकते हैं, दोनों पायलट्स एक दूसरे को देख सकते हैं और वो इतने करीब हैं कि एक दूसरे पे कुछ मनूवर्स के थ्रू, कुछ तरीकों से मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, गन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली फाइटर प्लेन्स में बंदूकें भी लगी होती हैं, गन्स भी लगे होते हैं, तो यहाँ पे डॉग फाइट का कोई लेना देना नहीं है। उस दिन 2019 में जो हुआ वो था बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट, ठीक है। इसके लिए हम एक एक करके समझते हैं उस दिन एग्जैक्टली सारा कुछ कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले कौन से फाइटर प्लेन्स यूज़ हो रहे थे? तो पाकिस्तान जो है वो यूज़ कर रहा था उनके F-16s। ये अमेरिका द्वारा दिया गया फाइटर प्लेन है, जो पाकिस्तान को कई सालों पहले दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पास F-16 वाइपर है। नहीं, ये सच बात नहीं है। पाकिस्तान के पास जो प्लेन्स हैं वो ब्लॉक 52 प्लेन्स हैं, जो कि वाइपर की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। वाइपर काफ़ी एडवांस्ड वर्जन ऑफ F-16 है। इंडिया की तरफ से अभिनंदन उड़ा रहे थे MiG-21। ये एक रशियन प्लेन है। ये तो काफ़ी पुराना है, इंडिया ने इसकी खरीदी 50 साल पहले और उससे भी पहले की थी। अदर देन दिस, उस दिन इंडिया की तरफ से मिराज 1000 और सुखोई भी एम्प्लॉयड थे, पर अभिनंदन इस प्लेन में थे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दोनों प्लेन्स जो आमने सामने उस दिन आए थे वो कौन कौन थे। दूसरी बात, कौन से मिसाइल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सी मिसाइल्स ये प्लेन्स कैरी कर रहे थे, और ख़ास करके इंडिया अपने डिफरेंट प्लेन्स पे कौन कौन सी मिसाइल्स कैरी कर रहा था। अच्छा, अभिनंदन was on MiG-21 and he was carrying these Russian missiles R-73, ठीक है, R-73। और F-16 पे वो जो मिसाइल कैरी कर रहे थे पाकिस्तानी, वो है AMRAAM, ठीक है। इनको AIM-120 भी कहते हैं। दोनों मिसाइल्स एक जैसी हैं, ठीक है, दोनों को। अच्छा, मिसाइल्स में अलग अलग कोड है समझने का। जब आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, दूरी से मारने की कोशिश करते हैं, तो जिस किस्म के मिसाइल्स आप यूज़ करते हैं, जो कि ये दोनों हैं भी, उनको हम कहते हैं Fox 2। इसमें और भी सिंबोलॉजी है, Fox 1 है, Fox 2 तो है ही, Fox 3 है। Fox 1 तब यूज़ करेंगे आप जब डॉग फाइट्स हो रही हो या प्लेन्स एक दूसरे की काफ़ी करीब आ गए हो, रेंज में आ गए हो। Fox 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज, जब दोनों प्लेन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, जैसा मैंने पहले ही बोला था। Fox 3 का मतलब है आप एक्चुअली प्लेन्स में लगे हुए गन्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो इस केस में तो उसका कोई रोल था ही नहीं। अच्छा,
ये क्लियर हो गया। तो ये दोनों मिसाइल्स AMRAAM जो कि पाकिस्तान कैरी कर रहा था और R-73 जो कि हम कैरी कर रहे थे, द रशियन मिसाइल, बोथ आर फॉक्स 2। यानी कि दोनों में एक क्षमता है कि जब ये प्लेन्स पे लगे होते हैं तो फाइटर पायलट अगर सामने वाले प्लेन को लॉक कर ले तो एक अच्छी खासी दूरी से बिना देखे इनको फायर किया जा सकता है। हाँ, कंडीशन क्या है? प्लेन लॉक हो जाना चाहिए आपके कंप्यूटर पे, आपके फ्लाइट कंप्यूटर पे लॉक हो जाना चाहिए, तब जाके आप फॉक्स 2 फायर कर सकते हैं। किसने पहले किया किसने बाद में किया वो तो बात की बात है, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब इस पे आते हैं, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी क्या है? ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी होती क्या है? उस दिन इसी का फर्क हुआ। देखिए, इसका मतलब ये है कि कौन सा प्लेन ज़्यादा दूरी से और पहले दूसरे प्लेन को लॉक कर सकता है और उस पर फायर कर सकता है। और इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे कि पहले तो आप कौन सा मिसाइल कैरी कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एग्री करे, AMRAAM इज़ अ सुपीरियर मिसाइल देन R-73। रेंज को लेके, दोनों की रेंज को लेके कि कौन ज़्यादा दूर मार सकता है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये ज़्यादा बैटल टेस्टेड है और ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक एडवांटेज तो इनको मिल गया था F-16 वालों को। दूसरी बात, R-73 बुरी मिसाइल नहीं है, पर सारा खेल इस पे आता है कि ये कैपेबिलिटी, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी किसकी अच्छी है। ठीक है, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी अब इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन पहले लॉक कर ले। उसके लिए फ़्लाइट कंप्यूटर का एडवांस होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है कि फ़्लाइट कंप्यूटर एडवांस किसकी है। तो अब जैसा मैंने बोला है, MiG-22 कितना पुराना प्लेन है, मैंने आपको बताया, आपको पहले से ही पता है कि उसको एक फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं। ठीक है, एक रीज़न होगा तभी तो फ्लाइंग कॉफिन नाम दिया गया उसको। काफ़ी पुराना है तो डेफिनेटली उसका सॉफ्टवेयर पुराना है, उसके कंप्यूटर्स, उसका, है ना, थोड़ा लेस कैपेबल है। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। F-16 इस मामले में बेटर था, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों ही फाइटर जेट्स किस स्पीड से जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप जितनी ज़्यादा स्पीड से चल रहे होगे ना, आपको मिसाइल ना जब उड़ती है हवा में तो लॉन्च करने से पहले जो प्लेन की स्पीड होती है वो भी मिसाइल की स्पीड में ऐड हो जाती है। और F-16 MiG-21 के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ रहा होगा। वैसे MiG-21 की स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, पर अगर इसकी स्पीड उस वक्त हवा में ज़्यादा होगी तो उससे स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि मिसाइल स्टार्टिंग लाइन से ही तेज़ निकलेगा जैसे ही फायर किया जाएगा। आप ऐसे मानिए ना कि दो कार्स हैं, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, दोनों से गोली चलाई गई। जो कार तेज़ थी उससे निकली हुई गोली पहले से ही तेज़ निकलेगी, वैसा कुछ है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा, मिसाइल्स जो होती हैं वो किस हाइट से फायर की गई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी फाइटर जेट ऑल्टीट्यूड यानी कि ज़मीन से ऊंचाई में ऊपर होगा, ऊंचा उड़ रहा होगा, और अगर वहाँ से वो मिसाइल फायर कर दे तो उसको फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये कि उतनी ऊंचाई पे एयर इज़ लेस डेंस, हवा में जो घनत्व होता है वो कम होता है, तो मिसाइल को उतना रेजिस्टेंस नहीं फील करना पड़ेगा। और निकली हुई मिसाइल हाई स्पीड से निकल रही है और ऊंचे से नीचे जैसे जैसे वो ग्रेविटी की मदद से आएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऊंचाई से फायर करने के बड़े फ़ायदे हैं। तो मैं श्योर नहीं हूँ उस दिन इन दोनों फाइटर जेट्स में से ऊंचा कौन रहा है, पर जो भी ऊंचाई से फायर करेगा, जैसा मैंने क्लियरली बताया कि उसको स्पीड का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मिसाइल ना, उसमें ना हमेशा के लिए एनर्जी नहीं होती है। उसकी एनर्जी इतनी होती है कि मिसाइल के अंदर फ्यूल क्या है, कितनी देर वो फ्यूल बर्न होगा, कितनी स्पीड उसको मिलेगी और कितनी जल्दी उसकी स्पीड डिसिपेट होगी। मिसाइल्स की स्पीड जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और जितने वो टर्न्स लेते हैं उससे कम होती जाती है, डिसिपेट होती जाती है। तो ऊंचाई से फायर करने के फ़ायदे तो हैं। अब जैसा मैंने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, पर जो भी ऊंचाई से फायर करेगा और पहले फायर करेगा, यानी कि पहले लॉक कर लेगा जिसका कंप्यूटर और फायर कर देगा, उसको एडवांटेज है। यानी कि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में
मेरी नज़र में डेफिनेटली F-16 को कुछ तो एडवांटेज है, स्पीड की वजह से, अपडेटेड सॉफ्टवेयर, मॉडर्न सॉफ्टवेयर की वजह से, और इस मिसाइल की वजह से जिसकी रेंज ज़्यादा है, जिसकी फ्यूल बर्न ज़्यादा है। ठीक है, एक मिसाइल 7 से 8 सेकंड बर्न कर सकता है अपने इंजन, अपने फ्यूल पे। उसके बाद जो भी स्पीड वो अटेन कर लेता है उसी से वो आपका पीछा करता है। और जैसा हॉलीवुड बॉलीवुड में दिखाया जाता है कि आप जितने टर्न्स लो, मिसाइल भी आपके पीछे पीछे उतने टर्न्स ले रही है, ये सच नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आप टर्न ही इसलिए लेते हो ताकि मिसाइल की एनर्जी कम हो, और आप जैसे जैसे मिसाइल की एनर्जी कम होगी वो मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी समझ गए आप। लॉन्चर है में MAR, मार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार क्या है? मार तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं मिनिमम अबॉर्ट रेंज। अबॉर्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं, पीछे हट जाइए, रुक जाइए, जो भी कर रहे हैं उसको अबॉर्ट कर लीजिए। पहले इसको समझते हैं लॉन्च। हाँ, तो लॉन्च मैंने समझा दिया। जो भी फ्लाइट का रेडार, देखो फ्लाइट के नोज कोन में ना, फाइटर जेट्स के नोज कोन में रेडार लगा होता है, जो कि डिश एंटीना टाइप होता है पर फ्लैट होता है, प्लेन होता है। जो भी रेडार पहले आपको देख लेगा, जिस प्लेन का रेडार पहले आपको देख लेगा, वो पहले लॉक भी करेगा, और एक बार उसने लॉक कर लिया, ठीक है, तो फ्लाइट कंप्यूटर आपको लॉन्च सिग्नल देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने लॉक देख लिया तो लॉक हो गया, नहीं। देखने के बाद भी टेक सम टाइम, वो सब मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा। देखने के बाद भी द फ्लाइट कंप्यूटर टेक्स टाइम टू एक्चुअली लॉन्च। उस कारण है कि उसको उस फ्लाइट एनवेलप में, उस सिचुएशन में क्या आपका मिसाइल मारने को तैयार है। अगर आप मार दो और क्या मिसाइल लगेगी ना, तो क्या फ़ायदा। सो कंप्यूटर कैलकुलेट्स ऑल ऑफ दिस कि आफ्टर ऑल जब वो रेंज में आ जाए सामने वाला फाइटर जेट, और जब हायर प्रोबेबिलिटी हो, अच्छा चांस हो कि मिसाइल अब लॉन्च हो तो उसको लगे, उस केस में द फ्लाइट कंप्यूटर विल गिव यू दिस लॉन्च साइन कि नाउ यू कैन लॉन्च। वो एक बट क्लियरली वो मैं बाद में ही बताऊंगा, बेटर रहेगा। इस वीडियो में उसका लेना देना कम है। अच्छा, तो मान लीजिए जिसने भी पहले देखा, जहाँ